अभी कुछ दिन पहले हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था 4 ऐसे एसेट्स के बारे में, अगर आपने उन एसेट्स में पैसा लगाया तो आप गरीब हो जाएंगे। तो आज हम उसका बिल्कुल उल्टा समझने वाले हैं। ऐसे 5 एसेट्स के बारे में सीखने वाले हैं, अगर आपने इनमें पैसा लगाया तो आप अमीर हो जाएंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी थी जिसमें हमने आपको ऐसे 4 एसेट्स के बारे में बताया था दैट मेक यू पुअर, तो आप आई बटन पे लेंगे, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो में जिन 5 एसेट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं उन्हें आज आप डिटेल में सीखेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली एक भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो। अब शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे। देखिए, हम अमीर बनने की बात कर रहे हैं और हम एसेट्स की बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम एक एसेट्स की एक बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे। एसेट की डेफिनेशन होती है समथिंग दैट brings you money, एक ऐसी चीज जो आपके पास पैसा लेकर आती है, और जो लेकर जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे लोग अपना एसेट समझते हैं, पर वो उनके लिए एसेट्स नहीं होती, वो उनके लिए लाइबिलिटीज होती हैं। अगर आपने किताब पढ़ी हो रिच डैड पुअर डैड, तो यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी ने किताब लिखी और बोलते हैं कि आपका घर, आप बताइए एसेट होता है लाइबिलिटी होता है? ज्यादातर लोग बोलेंगे एसेट होता है, पर रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग ये एसेट नहीं होता। एसेट की डेफिनेशन समझिए। एसेट की डेफिनेशन इनके हिसाब से है समथिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी, एक ऐसी चीज जो आपके पास पैसा लेकर आती है। और रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग घर पैसा लेकर नहीं आता जब तक वो रेंट पर ना चढ़ाओ। अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो आप उसमें पेंट करा रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, गार्डन है तो गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, कभी कोई आपको लगता है कहीं से सीपेज आ गई, कहीं पे पेंट की जरूरत है, कहीं फर्नीचर में कुछ वियर एंड टियर हो गया, तो आप उसमें पैसा लगाते रहते हो, वो आपको पैसा लाकर नहीं देता। तो रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग ये एसेट नहीं हुआ। हाँ, ये आपके लिए कैपिटल हो सकती है, बट अब मेरी बात को समझिए, हम एसेट्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जो पैसा लेकर आए। अब लोगों को अपनी गाड़ी एसेट लगता है, बट रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग अगेन आपकी जो गाड़ी है वो आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि अगेन आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कराते हो, सर्विस कराते हो, कहीं स्क्रैच आ जाता है तो उसे अगेन पेंट कराते हो, रिपेयर शॉप में भेजते हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी गाड़ी की, आपकी मोटरसाइकिल की भी चलती रहती हैं। तो ये सब एसेट्स नहीं है, ये सिर्फ लाइबिलिटीज़ है। एसेट्स क्या है? जो पैसा लेकर आए, समथिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी। तो आज हम कुछ ऐसे एसेट्स के बारे में समझने वाले हैं, अगर आपने इन 5 एसेट्स के ऊपर ध्यान दिया तो ये आपके पास पैसा लेकर आते रहेंगे। आप समझते हैं कौन से? मैं आपको हर चीज एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, हो सकता है आपको डिटेल में ये चीजें याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वैल्यूएबल रहेगा आपके लिए। अब नंबर 1 हमने बात करी कॉमोडिटीज की। अब यहाँ पे आपने कॉमोडिटीज पढ़ लिया, मैं कौन सी कॉमोडिटीज की बात कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मैं बड़ा स्पेसिफिक हूं यहाँ पर 2 कॉमोडिटीज के ऊपर, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। अब मैंने यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर लिख दिया, मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, उसके बाद आपको देखना है इन एसेट्स पे आपको कितना ध्यान देना है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, यहां पर जो ये लिखा है ना गोल्ड एंड सिल्वर, दिस इज मनी। और मनी और करेंसी में फर्क होता है। अभी जब लोगों ने क्रिप्टो समझना शुरू किया तो उन्होंने ये वाली डेफिनेशन बहुत बार सुन ली होगी कि मनी और करेंसी में फ़र्क होता है, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज जो रियल मनी है वो गोल्ड और सिल्वर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे पास, मेरे घर में बहुत सारे चांदी के सिक्के हैं। वो चांदी के सिक्के नहीं है, वो 1 रुपये का कॉइन है। ब्रिटिश अंपायर के टाइम पे जो 1 रुपये का कॉइन होता था वो सिल्वर के कॉइन आते थे, जो रियल सिल्वर होती थी। अगर आज मैं उस कॉइन की वैल्यू की बात करूं तो क्या वो 1 रुपये का ही रहेगा? आप कहेंगे रुपये तो एक ही है, बट नहीं, वो 1 रुपये में नहीं बिकेगा, वो उससे कहीं ज़्यादा में बिकेगा। और अगर वो ब्रिटिश एम्पायर का है तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई, क्योंकि वो एंटीक भी हो चुका है। तो यहाँ पर आप समझिए बात को, क्योंकि वो रियल सिल्वर का बनता था तो आज उसकी जो वैल्यू है वो 1 रुपये से कंपेयर नहीं की जाएगी, वो सिल्वर से कंपेयर की जाएगी। तो ज़्यादातर जब हम कॉइन्स की बात करते हैं तो जब भी गवर्नमेंट कॉइन आपके लिए इशू करती है तो उसकी कीमत लगभग उतनी ही होती है। अगर 1 रुपये का गवर्नमेंट आज की डेट में कॉइन आपको दे रही है तो उसकी वैल्यू 1 रुपये के आसपास है, और जो आपके पास नोट आता है ना उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो अगर किसी के पास उस टाइम का 100 रुपये का अगर नोट होगा तो उस टाइम पे 100 रुपये की बहुत वैल्यू थी, बट आज भी वो 100 रुपये ही है। और रुपया, करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, करेंसी की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्रिशिएट होती है। और करेंसी की जो वैल्यू है अगर डिप्रिशिएट हो रही है तो क्या आपको करेंसी को होल्ड करके रखना चाहिए? वीडियो एंड तक देखना, मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। अगर आप बोल रहे नहीं बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना चाहिए, तब भी आप गलत सोच रहे हो, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। और मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि आपको मनी के ऊपर ध्यान देना है। सो गोल्ड एंड सिल्वर को मैं रियल मनी मानता हूँ। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक एम्प्लॉय था,
उसकी एक आदत थी कि वो हर महीने जब भी कुछ पैसे बचाता था, कभी 2,000 कभी 3,000 कभी 5,000 बचा लेता था, तो मेरे फादर का ज्वेलरी बिजनेस था, तो वो मेरे फादर को बोलता था कि अंकल जी मुझे एक चेन दे दो, कभी मुझे एक अंगूठी दे दो, कभी मुझे ब्रेसलेट दे दो। तो मेरे भाई इतने पैसे जमा हो गए, तो वो जमा करते करते सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करता जा रहा था। अब आप कहेंगे सर उसे तो गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो ज्वेलरी ले रहा है तो कुछ ना कुछ मेकिंग ज़रूर लगेगी। सबके अपने अपने शौक हैं। देखिए मुझे भी आप कह सकते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी का शौक है, अपने लिए अपने परिवार के लिए मैं ज्वेलरी खरीदता रहता हूँ। अब कुछ लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं कि आपको डायरेक्टली कॉइन्स ले लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी ले रहे हो तो आप मेकिंग दे रहे हो, उसमें परसेंटेज दे रहे हो, लेबर दे रहे हो, मुझे सब समझ आता है। बट मुझे ये लगता है कि भाई मैंने 1 साल तक उस पर कोई अप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। अब आप कहेंगे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ गोल्ड की वैल्यू हर साल बढ़ रही है, ठीक है। अगर आप एक हिस्ट्री देखेंगे अगर गोल्ड की, तो गोल्ड आपको सालाना कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर देता है। जो मैंने यहाँ पे लेबर मेकिंग दे दी, मैंने समझ लिया 1 साल तक मेरा सोने का भाव नहीं बढ़ा, उसके बाद बढ़ जाएगा, बट वो मेरे लिए एक फैशन एसेसरी की तरह भी यूज़ हो जाएगी। तो मैं अपने एम्प्लॉय का एग्जांपल देता हूँ। वो मेरे फादर से सामान लेता चला गया, उसकी जो सैलरी थी नॉर्मल सैलरी थी, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सैलरी थी, पर उसकी अच्छी आदत थी कि वो पैसे बचाता था और बचाने के बाद वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा था। आज अगर मैं बात करूं, कई सालों के अंदर उसने एक अच्छी खासी ज्वेलरी बिल्डअप कर ली है। अगर वो अपने ही सर्कल के लोगों के बीच में जाएगा, सो आप कहेंगे सर ये क्या है, तो शॉप वाली बात हो गई, चेन पहनना, अंगूठी पहनना, ये सब चीज़ें पहनना। बट द थिंग इज वो उसके पास एक्चुअल में रियल मनी है। पहली चीज़, अगर आप कोविड से देखेंगे तो गोल्ड का जो प्राइस है वो एप्रिशिएट हुआ, इनफैक्ट डबल हो गया है। तो 2019 से लेके 2022 के अंदर ही तो ऑलमोस्ट डबल रेट हो गया सोने का। तो उसके पास जो उसने इन्वेस्टमेंट करी, अब बहुत सारे लोग सलाह दे सकते हैं, कोई SIP कर सकता था, कोई कुछ कर सकता था। देखो हर किसी का ना अपना अपना स्टेट ऑफ माइंड है। अगर वो लगातार गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहा था, सो इसमें उसका पैसा बढ़ा है, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज मेड हिम रिच, अ लिटिल बिट रिच। अगर ये वो करता जाएगा तो अपनी जिंदगी में हो सकता है काफी हद तक गोल्ड इकट्ठा कर ले, एंड अगर वो ऐसा करता है तो दैट विल बी द रियल मनी। सो गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी चीज है जो अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू रखते हैं। तो आप कभी भी किसी चीज में पैसा लगा रहे हो तो ये देखो कि उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू से आपके दिमाग में स्टॉक्स आ गए होंगे, क्योंकि हम इंट्रिंसिक वैल्यू की कई बार बात कर चुके हैं, बट स्टॉक से पहले मैं आपको एक और एसेट के बारे में बताना चाहता हूं, एंड दैट इज कंटेंट। अब हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, मैंने ना यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया है। अब कंटेंट को समझो। कंटेंट एक किताब हो सकती है, किसी ने अपने पूरी जिंदगी का ज्ञान एक किताब में लिख दिया। कोई इंसान वीडियोस बना रहा है, कोई इंसान पॉडकास्ट बना रहा है, कोई इंसान ने ऑनलाइन किताब लिख दी, ई बुक बना दी, किसी ने कंटेंट क्रिएट किया म्यूजिक की फॉर्म में। तो लोग म्यूजिक बनाते हैं, गाने बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ना, वो भी कंटेंट है। डॉक्यूमेंट्रीज आजकल काफ़ी लोग बना रहे हैं, ये भी कंटेंट है। लोग वेब सीरीज बना रहे हैं, ये भी कंटेंट है। और कंटेंट आज की डेट में गोल्ड के बराबर है, और उससे भी कई ज़्यादा पैसे कमा के आपको दे सकता है, क्योंकि ये एक रियल एसेट है। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं हमेशा आपको अपनी एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आज ये वीडियो भी है, ये मेरे लिए एक एसेट है। एसेट इज समथिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी। मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ऐड चलेगी, कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा। सो अगर मेरे पास कुछ ना कुछ भी पैसा आ रहा है, तो अगर किसी चीज़ से आ रहा है तो वो क्या हुआ? एसेट हुआ। क्या आप लोग इस एसेट क्रिएशन पर ध्यान दे सकते हो? मैं इस पर थोड़ा सा हाईलाइट डालूंगा। आप देखिए, हो सकता है आपके अंदर आर्ट बहुत अच्छी हो, आपको गाना बहुत अच्छा आता हो, आप कवर सॉन्ग्स बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं, दैट इज अ पीस ऑफ कंटेंट। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, आप डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट कर सकते हो अपनी एक टीम बना के। और उसका फ़ायदा क्या होगा? देखो आपके पास बहुत सारे फ्री मीडियम्स हैं, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास फ्री मीडियम्स हैं अपने कंटेंट को दुनिया तक दिखाने का। अगर आप ई बुक लिख रहे हो तो आप अमेज़ॉन किंडल पर भी पब्लिश कर सकते हो अपनी बुक। आप अपनी आर्ट, अपनी नॉलेज को दुनिया तक पहुंचा सकते हो, एंड ये कितना आसान हो गया करना। और अगर आप एक अच्छे लेवल पर करते हो तो आज की डेट में आपको पता है कि अगर आप एक अच्छे लेवल की वेब सीरीज बना रहे हो तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब आपके सामने आपने देखा ये नेटफ्लिक्स, आपने देखा अमेज़ॉन प्राइम, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वेब सीरीज़ खरीद लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज खरीद लेते हैं। अगर आप इस फील्ड में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो तो बहुत पैसा कमा सकते हो। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम और लूँगा, क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। हमेशा मैं चाहता हूँ थोड़े डिटेल में बात करूँ, सो दैट आपको ना टॉपिक इस लेवल तक क्लियर हो कि उससे आपको रियल में फ़ायदा हो, मॉनिटरी बेनिफिट हो जाए। देखो दो तरीके हैं।
अगर आप कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान देना चाहते हो तो इंडिविजुअल लेवल पर तो आपने बहुत सारे लोगों को देख लिया, इंडिविजुअल लेवल पर आपने पुष्कर राज ठाकुर को देख लिया, आपने टेक्निकल गुरुजी को देख लिया, आपने कैरी मिनाती को देख लिया, आपने बीबी की वाइंस को देख लिया, आपने अमित भड़ाना जी को देख लिया। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर हैं। एंड देन देयर आर बिजनेसेस आल्सो, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो चल रहे हैं। एग्जाम्पल टी सीरीज, अब आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे टी सीरीज के कितने सारे चैनल हैं, हर चैनल पे कंटेंट क्रिएट हो रहा है और कंटेंट जो क्रिएट हो रहा है ये बिजनेस चला रहा है पूरा टी सीरीज। अब ये बिजनेस फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, अगर आप इंडिया लेवल पे बिल्कुल सिंपल मैं बात करूं तो आप द लल्लन टॉप को देख लीजिए, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, एक बिजनेस चल रहा है। सिमिलरली आप ब्राइट साइड को देखिए, इन्फोग्राफिक शो को देखिए, 5 मिनट्स क्राफ्ट को देखिए, ये सारे जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, ये सारे एग्जाम्पल हैं बिजनेस किस तरीके से चल सकता है। आप इंडिविजुअली ना काम करके पूरी टीम के साथ काम कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, Alex.com। आप देखिए फेस रिवील नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एक कंपनी की तरह चल रहा है, बट पैसा उससे भी आता है। एंड कंटेंट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, पहले आप कंटेंट क्रिएट करते हैं और कंटेंट के बाद कम्युनिटी बन जाती है, और जब एक बार कम्युनिटी बन जाती है तो उसके बाद पैसा कमाने के बहुत सारे सोर्सेज खुल जाते हैं। देखिए हमने आपको बताया अभी तक कि कमोडिटीज पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एसेट हो सकता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आप कंटेंट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इंडिविजुअल लेवल पर चाहे तो बिजनेस लेवल पर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। और इसके ऊपर क्योंकि जैसे मैंने बताया इवेंट हो रहा है तो ये हो ही रहा है सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव। सो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आप एज अ ऑनलाइन क्रिएटर कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सब कुछ आप सीखने वाले इस इवेंट में। सो बी सुपर एक्साइटेड, अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ द थर्ड एसेट इज स्टॉक्स। सो आप लोगों को अभी तक पता है ये चीज़ कि स्टॉक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो स्टॉक्स के प्राइजेस बढ़ते हैं। अब जब स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये भी आपको पता है स्टॉक्स आपको दो तरीके से कमा के देते हैं, एक तो स्टॉक्स के प्राइसेस ही बढ़ गए और दूसरा आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर किसी को नहीं पता कि मैं कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाऊं, सो इनिशियल लेवल पर व्हाट यू कैन डू, आप ETFs में पैसा लगा सकते हो। ETFs क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगर आपको ETF के ऊपर कंप्लीट जानकारी चाहिए, एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं ETF के ऊपर, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो कि ETF में आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। सो अगर आप मान लेते हैं इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हो तो आप निफ्टी 50 का ETF जो होता है निफ्टी 20 उसमें पैसा लगा सकते हो। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी बहुत कम हो जाएगी, आप ETF डायरेक्टली खरीद लोगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट है डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और एल्स आप इंडेक्स फंड्स में पैसा लगा सकते हो। इंडेक्स फंड्स क्या करते हैं, ये सिंपल इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अगर आप सेंसेक्स के अकॉर्डिंग पैसा लगाना चाहते हो, निफ्टी के अकॉर्डिंग पैसा लगाना चाहते हो, इंडिया की अगर हम बात करें NSE के ऊपर जो टॉप 50 कंपनीज हैं तो उन्हें हम निफ्टी बोल देते हैं जो NSE पर लिस्टेड है, और BSE के ऊपर जो टॉप 30 कंपनीज है उनसे सेंसेक्स बनता है। तो अगर आप सेंसेक्स के अकॉर्डिंग पैसा लगाना चाहते हो तो सिंपली इंडेक्स फंड्स के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। अब ये पैसा आप जो लगा रहे हो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो रही है, और ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। सो ये एक ऐसा एसेट है जो आपको एक्चुअल में अमीर बनाता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एसेट एंड दैट इज रियल एस्टेट। अब आप कहेंगे सर रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए पहले ही बहुत सारा पैसा चाहिए, बट देखिए आप जब अपनी गाड़ी की EMI करा लेते हो, अपने फ़ोन की EMI करा लेते हो, तो अगर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, देखो मैं थोड़ा सा अपार्टमेंट्स को प्रेफर नहीं करता, मैं आपको बोलता हूँ कि आप घर ले लीजिए, आप लैंड ले लीजिए। अब अगर आप घर ले लेते हैं तो अब होम लोन की हम बात करते हैं। सबसे सस्ता इंडिया के अंदर लोन मिलता है होम लोन। आप होम लोन भी जब ले रहे हो तो अब रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग आपका घर आपको कमा के नहीं देता, एसेट नहीं है, बट ये आपकी कैपिटल ज़रूर बनती है। अगर आप एक घर ले लेते हैं, अगर आप उसमें नहीं भी रह रहे, आप इसे रेंट आउट भी कर देते हैं, तो आप यहाँ पर दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली बात तो आप EMI करा सकते हैं घर की। आप एक घर में रह रहे हैं, आपने थोड़े से पैसे जोड़ लिए, आपने डाउन पेमेंट कर दी, डाउन पेमेंट करने के बाद आपने EMI करा ली, आपने EMI करा ली, अब यहाँ पे आपको लेवरेज मिल गया, लोन मिल गया, और आपके पास मान लेते हैं आपका लोन है 25,000 रुपये का, ठीक है, 25,000 रुपये की एक पे EMI जाएगी, और आपने इस घर को रेंट आउट कर दिया, और रेंट पर हो सकता है वो 15,000 का या 20,000 का आपको रेंट मिलना शुरू हो जाए। अब अगर आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला बड़ा क्लियर है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो आपको उस पर सालाना 3% से ऊपर की रिटर्न आनी चाहिए कम से कम। तो अगर 3% से ऊपर की रिटर्न आती है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 20 साल में कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रफली आपका घर फ्री हो सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपने 25,000 रुपये की EMI भरी, 15,000 रुपये का आपको रेंट आ गया, तो आपका 10,000 रुपये जेब से जा रहा है।
ये 10,000 रुपए आप ये समझ लीजिए कि आपकी जेब से जो जा रहा है ना, ये आपकी एक तरीके से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो गई है। तो ये रियल एस्टेट में हो गई आपकी, और आपका एक घर तो बन ही रहा है, इस घर में आप रह भी नहीं रहे हो, रेंट पर दे रखा है। कुछ टाइम में आपकी ईएमआई तो वही रहेगी। ये तो आपको पता है कि अगर आपने 20 साल 25 साल 30 साल के लिए लोन करा लिया, तो अगर आपने 25,000 की किश्त बनवाई है तो 25,000 की ही किश्त रहेगी। आज 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं क्योंकि 15,000 का रेंट आ रहा है, बट आपको पता है कि आपका जो एग्रीमेंट है रिन्यू होता रहेगा, हर 11 महीने में आपका रिन्यू हो रहा है, तो ये रेंट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। 5 साल के बाद हो सकता है आपको 25,000 या उससे भी ज़्यादा का रेंट आ रहा हो, और 25,000 की ही आपकी ईएमआई रहेगी। तो आपकी जेब से कितना जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो। कुछ टाइम बाद आपकी जेब में आना ही शुरू हो जाएगा और प्रॉपर्टी भी आपकी बन जाएगी। इस पर फोकस करो ना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल एसेट। यहां पे लिखा है कैश। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये क्यों लिख दिया? हम सब जितने भी आपको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे आपको बोलेंगे कि भैया कैश अपने पास नहीं रखना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि आपके पास जो भी पैसा है ना, जो भी आपकी कैपिटल है, उसका एटलीस्ट आपके पास 10 से 20% पैसा कैश में होना चाहिए। ये कैश क्यों होना चाहिए? सब कुछ इन्वेस्टेड रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कई लोगों के साथ ऐसा होता भी है, उनके पास जितना पैसा है उन्होंने सारा स्टॉक मार्केट में डाल दिया। एग्जांपल मान लीजिए, अब कुछ टाइम बाद स्टॉक मार्केट करेक्ट हो गई, स्टॉक्स का जो प्राइस है वो नीचे आ गया। अब आपको लग रहा है मुझे और पैसा डालना चाहिए, बट आप तो सारा डाल चुके थे, और जो आपके पास मंथली आ रहा है उसमें आपके खर्चे भी हैं, उतना बचता नहीं, तो आपके पास और डालने के लिए पैसा बचा ही नहीं। तो एक बार में, वो कहते हैं ना, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। एक ही जगह में सारा पैसा मत लगाओ। आपके पास जो सब कुछ है आप इन्वेस्टेड रहो। आप अगर 80% पैसा भी इन्वेस्टेड रखते हो तो 20% आपके पास, मैं फिर भी कहता हूँ, कैश होना चाहिए, या मिनिमम रिजर्व तो आपकी कैपिटल का 10% इन द कैश आपके पास होना ही चाहिए। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, आप कोई भी बड़ी कंपनी की बात करो, आप एप्पल की बात करो या रिलायंस की बात करो या माइक्रोसॉफ्ट की बात करो या अमेजोन की बात करो, आप कोई भी कंपनी उठा लो, आप देखना उनकी बैलेंस शीट में उनके पास हमेशा कैश रिजर्व्स होंगे। अब ये कैश रिजर्व्स क्यों होते हैं? उनके पास कैश क्यों रखती है कंपनीज? क्या वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती? क्या वो सबका रियल एस्टेट नहीं खरीद सकती? या वो स्टॉक्स नहीं खरीद सकती? वो सब कुछ कर सकती हैं, बट फिर भी कैश रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्योंकि अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखी तो उस अपॉर्चुनिटी को कैश कौन करेगा? जिसके पास कैश होगा। तो अपॉर्चुनिटीज को कैश वो करता है, इसके पास कैश होता है। तो कुछ कैश आपके पास होना चाहिए, लिक्विड आपके पास होना चाहिए। अब जरूरी नहीं इस कैश को आप घर पे रखोगे। कैश का मतलब ये है कि आप लिक्विड फंड्स में भी कुछ पैसा रख सकते हो, इसे आप जब मर्जी चाहे तब निकाल सकते हो, आपको पता ही है। आप चाहें तो ऐसी एफडीज में पैसा लगाएं जो स्वीप इन एफडीज होती है ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सेविंग अकाउंट में भी कुछ पैसा रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो आज भी 5% 6% इंटरेस्ट देते हैं, जो कि ठीक है। तो आप थोड़ी सी रिसर्च करके ये देख सकते हो कि आपको पैसा कहाँ रखना है। अब मैं वो जो 5% 6% बोल रहा हूँ, मैं सालाना बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है मंथली। तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको आपके पास लिक्विड होगा, तो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई रियल एस्टेट की डील आ गई बहुत ही सस्ती, बट आपने ऑलरेडी 4-5 चीजें खरीद रखी हैं, आपके पास बिल्कुल ही कैश नहीं है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को फिर कैश नहीं कर पाओगे। सो कैश करने के लिए कैश होना जरूरी है। इनफैक्ट अगर आप डाउन पेमेंट देके भी लेना चाहते हो कोई चीज, अगर आप लेवरेज पे भी लेना चाहते हो, तब भी आपके पास कैश होना जरूरी है। सो कुछ कैश रिजर्व्स मेंटेन करने जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अब फाइनली एक मेरा यहाँ पर सवाल है, मैंने एक एसेट क्लास को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, बट बहुत सारे लोग इसे बहुत अच्छी एसेट क्लास मानते हैं, दैट इज क्रिप्टो एंड एनएफटीज। अब क्रिप्टो और नॉन फंजिबल टोकन्स पर आपकी क्या राय है? क्या आपको ये बहुत अच्छी एसेट क्लास लगती है? अगर लगती है तो क्यों लगती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड फाइनली आपको जो आज मैंने आपको 5 एसेट्स बताए, इनमें से आपको सबसे अच्छा एसेट कौन सा लगा वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, रीजन के साथ। लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, इंस्पायर होते हैं, सीखने को मिलता है। तो हम भी एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं ना, लर्नर्स की एंड लीडर्स की। सो लर्नर्स ऑफ टुडे विल बिकम लीडर्स ऑफ टुमारो, ऐसा मेरा मानना है। सो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ आप तक ना रहे, बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे लोगों को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलनी भी चाहिए। सो शेयर दिस वीडियो राइट नाउ। फाइनली अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। फेसबुक पे वीडियो देखने तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।